आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे क्लास 11 के फिजिक्स में, जिसमें कि एनसीईआरटी से तुम्हारा ये चैप्टर 7 है। और एस सी वर्मा के बुक में तुमको सेंटर ऑफ मास के लिए तो अलग चैप्टर दिया हुआ है, रोटेशन मैकेनिक्स का चैप्टर अलग है और दोनों को अलग अलग चैप्टर में बांटा गया है। तो अभी तुमको जो है इसमें जो है कि सेंटर ऑफ मास जो तुम्हारा होगा एस सी वर्मा के बुक में पहले है, बाकी लीनियर मोमेंटम भी उसी में पहले होगा उसके एक चैप्टर में। उसके बाद रोटेशन मैकेनिक्स का टॉपिक अलग है, जो दोनों ही एनसीईआरटी बुक में यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक के आधार पर इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं, जो हम लोग जो कि फिजिक्स को डील कर रहे हैं, उसमें एक पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि पार्टिकल पर फोर्स लगा तो F इक्वल्स टू ma हुआ। लेकिन अगर वो एक्सटेंडेड बॉडी हुआ, उसका एक शेप एंड साइज हुआ, तो ये डिफरेंट अगर शेप एंड साइज हुआ तो उस पर जो फोर्स लगता है तो उसके कारण वो रोटेशन की गुंजाइश होती है, वो रोटेट करने लगता है किसी एक्सिस के अबाउट। तो इन सबों के कारण हम लोग जो अभी अपना जो कि जो मोशन का जो स्टडी का जो हम लोग अपना जो रखे हुए हैं टारगेट, वो पार्टिकल के रूप में ऑब्जेक्ट को माना गया था। जितना भी सब्सटेंस था उसे पार्टिकल के रूप में लेते थे, उसके शेप एंड साइज को हम लोग इग्नोर करते थे। तो इसका मतलब एक्सटेंडेड बॉडी के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। एक्सटेंडेड बॉडी में एक टर्म आता है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब है कि जब कोई पार्टिकल पर फोर्स या लगे तो उसका जो तुमको दो किसी सब्सटेंस में, तुमको किसी मैटर में, उसके बहुत से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो उसके दोनों किसी भी दो पार्टिकल के बीच में अगर तुमको सेपरेशन नहीं हो, सेपरेशन समय के साथ चेंज ना करे, तो जो कि फोर्स लगने के बाद उसके सेपरेशन में कोई डिफरेंस ना आए, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। तो ये तुमको रिजिड बॉडी कहलाएगा। तो रिजिड बॉडी यही हो गया तुमको। और अगर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफॉर्मेशन होने लगा, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। उसकी चर्चा हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे बाद में। अभी हम लोग जो रिजिड बॉडीज पर हमारा ध्यान रहेगा। तो उसके पहले जो हमारा कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट है जो कि हमें रिजिड बॉडी के स्टडी में हमें मदद करेगा, जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल वेव। उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद उसके जो मोशन है उसको डील करने के लिए एक टूल्स होगा सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद हम लोग उसके मोशन को फिर डील करेंगे, जिसमें कि हमारा सेंटर ऑफ मास भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो हम लोग पहले इसमें इस चैप्टर में पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज सेंटर ऑफ मास। उसके बाद बाकी रिजिड बॉडी, इन सबों के मैकेनिक्स, इन सबों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम हो गया सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, तो ये जहां तक कि एक कोई बॉडी है जिस या बहुत से बॉडी का, बहुत से पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन का सिस्टम हो, तो उसमें एक टर्म है जहां पर कि मास को हम लोग एक पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास। एक सेंटर ऑफ मास मतलब एक पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट। सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट वेयर द mass of system is considered to be concentrated, which helps in dealing the motion of system of particles, motion of system of particles। जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के मोशन को डील करने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करेगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास को? तो सेंटर ऑफ मास में तुम्हारा क्या होगा, इसका डिफाइन करने का तरीका होगा। इसका डिफाइन हम लोग करेंगे, जो डिफाइन निकालने का, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, एक लाइन में हो, जैसे इसको अलग अलग केस में हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से डिफाइन किया। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम, दो पार्टिकल है, इसमें इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो अलग अलग हम लोग सिचुएशन में इसको देखेंगे। तो जैसे कि दो पार्टिकल है, मान लेते हैं कि एक यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमको d।
ये एक सिस्टम बनाया दो पार्टिकल मिल करके, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो इस दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला एक हम लोग स्ट्रेट लाइन लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस ले लीजिए और किसी एक को ओरिजिन बना लीजिए इसको, जहाँ भी आप मतलब कि अगर क्वेश्चन में आप इस सिचुएशन में अगर पहले से मेंशन नहीं है तो आप किसी भी पॉइंट को ओरिजिन एज्यूम कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने M1 को क्या बना लिया? ओरिजिन। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे होगा? इसका तो जाहिर है इसी लाइन पे होगा कहीं पे, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा तुमको इसी लाइन पे होगा। तो इसको डिफाइन हम लोग करते हैं XCM जो होगा, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट ही होगा, y कोऑर्डिनेट तो इसमें 0 ही होगा कि एक ही लाइन में है, इसको x, तो इसका होगा M1 x1, मतलब कि पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट प्लस M2 x2 बाय M1 प्लस M2। ये तुमको इसका वैल्यू डिफाइन करेंगे हम लोग। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो इसका जो सिस्टम होगा तुमको, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुमको? तो ओरिजिन यहाँ पे माने हैं तो XCM जो होगा तुम्हारा, x कोऑर्डिनेट जो इसका सेंटर ऑफ मास का होगा, M1 का x कोऑर्डिनेट 0 है प्लस M2 का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? D हो गया बाय M1 प्लस M2। तो XCM बराबर हो गया M2D बाय M1 प्लस M2। यही तुम्हारा क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हो जाएगा, M2D बाय M1 प्लस M2, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो अगर दो पार्टिकल का सिस्टम का है तो ये होगा। और मेनी पार्टिकल सिस्टम इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर ये ऐसा हो तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर देखिए, मेनी पार्टिकल्स इन स्ट्रेट लाइन, इन ए मेनी पार्टिकल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मेनी पार्टिकल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, बहुत सा पार्टिकल और सारा स्ट्रेट लाइन में है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हो गया M1 है, तुमको ओरिजिन यहाँ है और M1 का कोऑर्डिनेट है, M1 तुमको जो है यहाँ पे मास M1 है, ये तुम्हारा है इस लाइन में ही है, और ये तुमको ये ओरिजिन से है, तुमको ये यहाँ पर है, तुमको सब जगह मास होगा इसमें। M1 है तुमको x1 पोजीशन है, x1 0 है, M2 है तुमको ये M2 मास है x2 0 पर है ये M2। इसके बाद M3 है दैट इज x3 0, डॉट डॉट कर देते हैं, Mn है दैट इज xn 0। तो इस सिस्टम का भी जो सेंटर ऑफ मास होगा इसी लाइन में होगा, x कोऑर्डिनेट ही इसका डिफाइन होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? XCM। इसका XCM जो होगा तुमको क्या होगा? तुमको M1 x1 प्लस M2 x2 डॉट डॉट Mn xn बाय M1 प्लस M2 डॉट 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 Mn, यहाँ पर हो जाएगा। दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब सिग्मा I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक Mi xi बाय सिग्मा क्या हो गया? I इक्वल्स टू 1 से n Mi। तो ये तुम्हारा हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो इसमें सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि इसको क्या लिख दिया? Mi xi, I इज इक्वल टू 1 से n, तो M1 x1 प्लस M2 x2, मतलब तुम्हारा क्या होगा? Mn xn तक गया। डिवाइड में क्या कर दिया? M1 जो सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से n तक Mi, तो M1, तो ये तुम्हारा इस सिस्टम का निकल जाएगा। अगर अब मान लेते हैं कि अगर तुमको नॉट इन स्ट्रेट लाइन हो, तुमको सेंटर ऑफ मास निकालना हो, लेकिन सिस्टम क्या हो? स्ट्रेट लाइन में नहीं हो, सब सारे एक प्लेन में हो, जैसे उस XY कोऑर्डिनेट में हो। तो उस स्थिति में क्या होगा? दोनों x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों उसको डिफाइन करना पड़ेगा। जब अगर सिस्टम जो हो तुमको उसमें तुमको x और y प्लेन, XY प्लेन में हो सिस्टम, द पार्टिकल्स आर इन XY प्लेन, तो उस स्थिति में क्या डिफाइन करना होगा हमको? सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा, तुमको पोजीशन डिफाइन करने के लिए x और y दो कोऑर्डिनेट देना होगा, और अगर 3 डायमेंशन में हो तो x y z तीनों कोऑर्डिनेट देना होगा हमको। और इसका अगर तुमको चाहेंगे इसके बाद अलग अलग, तो पोजीशन वेक्टर भी आगे से हम लोग डिफाइन इसका कर सकते हैं। तो 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए जो तुमको इफ पार्टिकल्स आर इन ए प्लेन, नॉट इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ना हो बल्कि प्लेन में हो, तो तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है आपको। तीसरा, if particles are in a plane, if particles are in a plane not in straight line, अगर ये पार्टिकल प्लेन में है तो इसमें लिख सकते हैं द सिस्टम हैज
द सिस्टम हैज मासेस m1 जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, m2 इसका हो गया x2, y2, m3 x3, y3 डॉट डॉट mn xn, yn। तो पार्टिकल इस सब है। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, तो जो पार्टिकल कहीं बिखरा पड़ा, जैसे m1 है, xy प्लेन में होगा तुम्हारा, ये xy प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये पार्टिकल m1 होगा तुमको, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, यहाँ पे m1 है। इसका पार्टिकल m2 होगा x2, y2, सो ऑन। तो इसका दोनों चीज हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इसका होगा xcm जो होगा, उसमें आप लीजिए m1 x1 प्लस m2 x2 डॉट डॉट कहां तक, mn xn बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। ycm क्या हो गया, m1 y1 प्लस m2 y2 डॉट 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 mn yn बाय m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। तो ये तुम्हारा होगा xcm और ये तुम्हारा ycm निकल गया। तो ये xcm और ycm का वैल्यू आ गया तुमको। इसको भी समेशन में हम लोग लिख सकते हैं। समेशन क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 1 से n mi xi बाय सिग्मा i बराबर 1 से n mi। इसमें क्या आ जाएगा, सिग्मा i इक्वल्स टू 1 से n mi yi बाय सिग्मा i बराबर 1 से n mi। ये हुआ y कोऑर्डिनेट और ये हो गया x कोऑर्डिनेट तुम्हारा, इसके आधार पर निकल गया। तो ये तुमको जब भी होगा, तुमको जैसे कि इसको एक एग्जांपल से पहले इसका देख लेते हैं। 3rd नंबर सिचुएशन के लिए तुम्हारा जो है एग्जांपल तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे तुमको इसको समझने में भी कुछ मदद मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाए इस पर। तो हम लोग देख लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है तुम्हारा। एग्जांपल है 9.1। तो उसमें 3 पार्टिकल दिए हुए हैं और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पर हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों वर्टेक्स जाहिर है कि एक स्ट्रेट लाइन में तीनों नहीं आ पाएगा, तो ये प्लेन में हो गया। तो इस तरह के इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और क्या निकाल देंगे, वाई कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं और इस प्रकार से सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इसका कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे देखते हैं इसको एनसीईआरटी एग्जाम्पल 9.1, इससे तुमको अब इस जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको समझने का कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 9.1, एनसीईआरटी 9.1 3 पार्टिकल है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पर रखा हुआ है। एक पार्टिकल का मास है 100 ग्राम, एक पार्टिकल का मास है 100 ग्राम, दूसरा का मास है 200 ग्राम, 200 ग्राम, और इसका मास है 300 ग्राम। और ये तुमको 0.5 मीटर जो साइड है उसके 3 वर्टेक्स पर रखा हुआ है। 0.5 मीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है 0.5 मीटर, और ये भी है 0.5 मीटर मान लेते हैं। जहाँ तक मुझे आ रहा है 0.5 भी है, ये अगर 1.5 हो तो 1.5 ले लोगे। और 100 ग्राम, 200 ग्राम और 300 ग्राम के पार्टिकल रखे हुए हैं। तो हम लोग इसमें जो है ऑरिजिन कहीं भी सेटअप कर सकते हैं जहाँ सुटेबल हो। तो मान लेते हैं ये जो 100 ग्राम है तुमको, ये 200 ग्राम, और इसी को हम लोग ऑरिजिन सेटअप कर लें। तो जाहिर है कि ऑरिजिन अगर हम x तो हम 100 ग्राम को ऑरिजिन मान के आंसर देंगे। अगर बुक में 200 ग्राम को ऑरिजिन मान के दिया हुआ तो उसका आंसर अलग होगा, या उसके सेंटर को मान के देगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अलग होगा। लेकिन जो आंसर आएगा वो तुमको जो पॉइंट को इंडिकेट करेगा वो पॉइंट सेम रहेगा। आप कहीं भी ऑरिजिन मानिएगा तो पॉइंट को का जो कोऑर्डिनेट है वो भले बदल जाएगा। तो ये x कोऑर्डिनेट इधर हो गया, इधर क्या होगा तुम्हारा, ये इसको ऑरिजिन ले लिए तो इधर y कोऑर्डिनेट y एक्सिस हो गया, इधर x एक्सिस हो गया। तो इसका तो ऑरिजिन एक 100 ग्राम का हो गया क्या चीज 0 0, और ये है 0.5, 0 हो जाएगा। x एक्सिस पर जो पॉइंट हो गया तो इसका होगा 0.5, 0 हो गया। और इसका जहां तक होगा ये तो तुमको मिडिल पॉइंट में आ जाएगा, ये तुमको
ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, तो ये तुमको 0.5/2 हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये 60 डिग्री है तो ये तुम्हारा होगा 0.5 साइन 60 डिग्री, या तुमको या 0.5 माइनस 0.5/2 इसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये जो तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट जो इसका आएगा 0.5 इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 कितना होगा, √3/2, तो 0.5 इंटू √3/2, और एक्स कोऑर्डिनेट में 0.5 cos 60, 0.5 cos 60 मतलब हो गया 1/2, 0.5 √3/2। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब दोनों सब कोऑर्डिनेट निकल गया तो हम लोग इसका जाहिर है कि इसमें लिख मेंशन कर देते हैं, एज्यूम ओरिजिन एट 100 ग्राम मास, 100 ग्राम मास, इसको क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे। तो XCM क्या हो जाएगा तुम्हारा, XCM इज इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। तो 100 ग्राम इंटू 0 प्लस 200 इंटू 0.5 प्लस 300 इंटू 0.5/2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 प्लस 200 प्लस 300, ये सब इतना ग्राम में आ गया। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हारा ये मीटर में आ जाएगा। तो पहले 0 इंटू 0 तो 0 ही हो गया तुम्हारा, और 200 इंटू 0.5 तो 100 हो गया, और 100 प्लस 75, 300 इंटू 0.5/2 है तो 75, 175 बाय तुम्हारा नेट सम हो गया 500 ग्राम। तो 175 ना, 175/500, तो दैट्स इक्वल्स टू कितना हो गया, दैट्स इक्वल्स टू 105/5, दैट इज 0.37 मीटर, 175/500, 175/500, दैट्स इक्वल्स टू 0.5 से कटेगा 0.37 मीटर। एक्स डायरेक्शन में ये तुम्हारा हो गया 0.375 मीटर, 0.x इक्वल टू 0.37, हाफ से ज़्यादा ही इधर झुक गया, चूँकि 200 ग्राम इधर ज़्यादा है, इधर के मास कम है, तो 0.37 पे चला जाएगा। तो ठीक है, अब वाई कोऑर्डिनेट पाते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, YCM जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे 3 पार्ट के लिए, तो M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। तो M1 का क्या होगा 100 इंटू 0 ही है वाई कोऑर्डिनेट, और प्लस 200 इंटू भी 0 है, और 300 ग्राम इंटू कितना 0.5 इंटू √3/2, और बाय में कितना होगा तुमको 100 प्लस 200 प्लस 300, दैट इज 300 प्लस, तो ये तो 600 होता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये तुमको हो जाएगा दैट इज 600 हो जाएगा यहाँ पर। ये 500 की जगह पर ये जो काउंटिंग किए हैं ये तुमको हरा होगा, ये 600 होगा, तो ये तुम्हारा कैंसिल, इसको भी काट दो, ये तुम्हारा ये जो मास को कैलकुलेट करने में 500 के बजाय ये 600 मास होगा, तो उसको कैलकुलेट कर लेगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा क्या चीज़ तुमको 300 इंटू 0.5, 150 हो गया, 1.5/2 हो गया, 75√3, 75√3/600, 75√3/600 मीटर हो गया तुमको। तो ये तुम्हारा कितना बार में कट जाएगा 8, √3/8 मीटर, √3/8, 1.732/8 मीटर, 0.866/4, 0.2 समथिंग करके ये आ जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका हो गया तुमको। तो चूंकि अगर प्लेन में है तो उसमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट से क्या होगा, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग सिचुएशन देखते हैं इस तरह का, जब कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए देखते हैं। अभी तक 3 सिचुएशन हम लोग देखे, अब एक चौथा सिचुएशन देखते हैं जब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि तुमको कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि उसका सेंटर ऑफ मास, जब उसमें तो बहुत इन्फिनिटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे, इन्फिनिटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि तुम्हारा एक ट्रेंगुलर लेमिना हो गया, या तुमको एक जैसे कि रिंग है, रिंग शेप है, जैसे रिंग का मतलब अंगूठी टाइप का बना हुआ है, या तुमको डिस्क शेप कहते हैं, जैसे कि क्वाइन है, जैसे वो इसको डिस्क शेप कहा जाता है।
और चूड़ी जैसे हो गया तुम्हारा, ये सब क्या कहलाता है, रिंग शेप कहलाएगा। तो इन सबों को, ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है सब, हर जगह अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास। सर्कुलर डिस्क हो सकता है, रेक्टेंगुलर डिस्क हो सकता है, ट्रायंगुलर डिस्क हो सकता है। तो इसके आधार पर शेप पर, तो इन सबों को जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, उसमें तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा नंबर लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो जैसे पहला है तुमको, अगर इसका ये हो सकता है कि जैसे कि तुमको कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मान लेते हैं कि अगर ये सर्किल है, सर्कुलर डिस्क है, एक सर्कुलर रिंग भी हो सकता है। तो सर्कुलर रिंग है, तो ये जैसे कि तुमको इसको क्या किया जाए, इसको अगर अलग अलग बहुत से पार्ट में, अगर ये तुमको डिस्क है, सर्कुलर डिस्क इसको कह सकते हैं, अगर सर्कुलर या तो रिंग कहिए, सर्कुलर पहले रिंग का निकालिए। चलिए, रिंग मतलब क्या होगा कि बीच में खाली है, ये हॉलो है, जैसे चूड़ी रहता है तो उसमें बीच में ये खाली है। तो ये जो तुम्हारा होगा, देखो ये जैसे कि यहाँ पर होगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पर क्या होगा तुमको, ये जो पूरा पार्ट देखते हैं, तो इसके जैसे इस चीज़ के देखें तो ये तुमको जितना जैसा ऊपर दिखता है वैसा ही नीचे भी दिख रहा है, तो इसी लाइन के सिमेट्रिकल होगा ये इसी लाइन पर होगा, जो कि सेंटर से क्या कर रहा होगा, ये सेंटर से अगर पास कर रहा है, ये सेंटर ऑफ सर्किल होगा, तो यहाँ पर होगा। और यही तर्क अगर इसका देखें, ये सब तर्क चूंकि देखो जैसा इधर मास दिख रहा है वैसा ही इधर दिख रहा है, तो दोनों के बीच में ही होगा, कभी भी एक सिमेट्रिकल है, सेंटर ऑफ मास उसके बीच में ही होगा। तो इसका जैसे अब यही तर्क को, यही लॉजिक को यहाँ भी कर दें, तो ये तुमको क्या हो गया, इधर होगा, तो इस डायमीटर पर भी होगा, क्योंकि इसके भी सिमेट्रिकल है। अब इस दोनों डायमीटर पर तो एक ही पॉइंट है कॉमन, दैट इज सेंटर। तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जो है तुमको एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, सेंटर ऑफ मास एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। रिंग का मतलब होगा ये बीच में हॉलो है, सेंटर ऑफ मास एट ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ सर्किल, यहां पर होगा। इसी तरह का लॉजिक तुम दे सकते हो, अगर डिस्क होता तो भी यही लॉजिक होता, डिस्क होगा तो भी क्या होगा, तुमको इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में बांट देंगे तो वह भी सिमेट्रिकल दिखेगा, तो उसका भी मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वहीं पर रहेगा। जैसे कि अभी एनसीईआरटी इसी में कंसिडरेशन में हम लोग अगर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9.2 देखें जो कि इसी टाइप का है, तो वह भी तुम्हें इसमें मदद करेगा। जैसे देखो, एक तुमको ट्रेंगुलर लेमिना है, एक ट्रेंगुलर लेमिना है, ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, सब जगह भरा हुआ है मास, इसका हर जगह मास है, मास ट्रेंगुलर लेमिना इसको कहेंगे, ट्रेंगुलर लेमिना। तो ट्रेंगुलर लेमिना किसी भी शेप का हो, किसी भी टाइप का ट्रेंगल बन रहा हो, इक्विलेटरल हो या आइसोसेलेस हो, व्हाटएवर। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना, तो इसके लिए एक आर्गुमेंट क्या दिया सकता है, इसके सेंटर ऑफ मास को, ये लेमिना है तो हर जगह मतलब हॉलो नहीं है, हॉलो नहीं है। डिस्क में तुमको जैसे कि रिंग में है, रिंग में तुमको क्या होगा, हॉलो होता है, डिस्क में जब ये भर जाएगा ये भी, तो लेमिना, ये सर्कुलर यहाँ पे हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक आर्गुमेंट ये देते हैं, इसको अलग अलग छोटा सा स्ट्रिप में काट लें। तो इस स्ट्रिप का कहाँ होगा सेंटर मास, इसका स्ट्रिप का सेंटर मास यहाँ होगा, इस स्ट्रिप का सेंटर मास कहाँ होगा, ये यहाँ पर होगा। तो इस तरह से सबको अगर ज्वाइन करते चले जाएंगे तो ये निकल जाएगा कि ये तुमको इस लाइन पर होगा। इस तरह से बहुत से इन्फिनिटी नंबर ऑफ, या जितना भी डिस्क में काटेंगे हम लोग, स्ट्रिप में काटेंगे, तो सबका सेंटर पे ही होगा, तो ये इस लाइन पर ही होगा, ये जो मीडियन होगा तुम्हारा, ये इसको कह सकते हैं हम लोग मीडियन थ्रू ए बी। ये तुम्हारा जो हो गया, ये किस लाइन पे होगा, ये ए डी पे होगा। तो इस सिचुएशन में क्या लग रहा है, मीडियन थ्रू द सेंटर ऑफ मास, द सीएम, सेंटर ऑफ मास एट द लाइन, at the line in the line AD, median through A, median through A median से इसको जाता है। और फिर क्या होगा, तुमको B से अगर इधर से जाएं, इधर से तुमको होगा मीडियन होगा तुमको इधर से। अब अगर तुमको इसी तर्क पर अगर हम इस साइड से मीडियन बनाएं, इधर से करें, बी से इधर से स्ट्रिप लें, तो इधर से जब स्ट्रिप लेंगे तो ये तुमको कह सकते हैं कि ये जो मीडियन जो कि 20 द्वारा उस पर भी होगा,
तो इन दोनों को कट करने वाला तो एक ही पॉइंट होगा जिसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। ये दोनों तुमको क्या होगा, इस सिमिलर आर्गुमेंट पर ये तुम्हारा जो है ये जी पर होगा, जैसे सेंट्रॉइड ऑफ मीडियन का जो कटिंग पॉइंट है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ये कहां पे होगा तुमको, सेंट्रॉइड पे होगा। तो इसी तर्क पर जब इधर से लेमा बनाएंगे अकॉर्डिंग टू मतलब कहते हैं सिमिलरली इट इज ऑन द मीडियन ऑन सिमिलर आर्गुमेंट इट इज ऑन लाइन बीई, ये बीई पर भी होगा। जब इधर से जब मीडियन बनाते जाएंगे, इधर से जब स्ट्रिप काटेंगे तो ये बीई पर भी होगा। और इन दोनों पर कॉमन एक ही लाइन पॉइंट है, इस एडी और बीई पर एक ही पॉइंट कॉमन है, तो वही पॉइंट क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। देखो सेंटर ऑफ मास हमने जैसे इधर से स्ट्रिप लिया तो आपने कहा कि इस मीडियन पर होगा, एडी पर होगा। इधर से बी से जब स्ट्रिप लेना शुरू की, इधर के इसके एसी के पैरेलल, बी से लेना शुरू किया एसी के पैरेलल स्ट्रिप, तो वह उसके आधार पर क्या होगा, बीई पर होगा और इन दोनों मीडियन पर होगा, ऐसा आपने कहा। तो यह जाहिर है कि एक ही पॉइंट हो सकता है और वो है तुम्हारा जी पॉइंट, जो जहां कट रहा है दोनों, और उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो इसका मतलब कि इसका जो सेंट्रॉइड, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास सीएम एट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बना उसका सेंट्रॉइड पे होगा। तो ये तुम्हारा इस तरह पर क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस बॉडी का हम लोग सेंटर ऑफ मास क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे स्फीयर भी है तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे चला जाएगा, तो जनरली इस सब का क्या हो जाएगा, तुमको उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे चला जाएगा। सिमेट्रिकल आर्गुमेंट पे इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी हो लेकिन उसका जो है तुमको एग्जैक्ट हमको जैसे वैल्यू निकालना हो जो कि डायरेक्ट कंटिन्यूअस आर्गुमेंट पे नहीं आ रहा है, तो उसके लिए जाहिर है कि तुमको बहुत से इन्फिनिटी नंबर ऑफ पार्ट है, तो उसको इंटीग्रेट करके हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस ऑफ बॉडी का अगर निकालना हो तुमको, तो उसके लिए क्या करना पड़ जाएगा हमको, तो उसका जो है तुमको जैसे 5वां नंबर में लेते हैं हम लोग, ये 4 नंबर तक अभी सिचुएशन देखिए, इसमें 2 एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी के हो गए। अब तुमको जैसे कि है, अच्छा पहले इंटीग्रेशन आने से पहले एक और तरह का देख लेते हैं, जैसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9.3 भी चर्चा कर लेते हैं, वह भी एक अलग तरह का प्रश्न है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं जो इंटीग्रेशन वगैरह पर बेस्ड होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 9.3 की चर्चा करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक एल शेप का लेमिना है, एल शेप का लेमिना है, ये एल शेप लेमिना है और इसका सारा जो डायमेंशन है तुमको ये 1 मीटर, मेरा छोटा बड़ा भी हुआ होगा बनाने में, तो इसको जो है तुमको ये 1 मीटर है और ये भी तुमको जो है यहाँ से जो दोगे यह 1 मीटर होगा और यहाँ से भी ये 1 मीटर है। ये 3 पार्ट में बट गया, ये तुमको पूरा, ये भी 1 मीटर बचा, ये पूरा 2 मीटर था और ये भी अब जो बचा हुआ है ये 1 मीटर ही है, किसी कोई छोटा बड़ा है बट सब साइज कितना है, ये 1 मीटर का ही बचा हुआ है सब। और इधर भी ये भी 1 मीटर का और ये साइड भी जाहिर है 1 मीटर ही हुआ सब, ये शेप का हुआ है। और ये पूरे जो है एल शेप का, जो एल शेप का ये पूरा का मास 3 kg है और इसका बताना है सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो ये जो तुमको सब जगह भरा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए ये जो 3 पार्ट इसका बना, ये 3 kg का टोटल है, तो ये तुमको इसका जो पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कहें, दूसरा पार्ट यहाँ पर है, तीसरा पार्ट यहाँ है, 3 पार्ट में ये बट गया। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना, अगर इस ओरिजिन से हम लोग निकालना चाहें सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, तो क्या करेंगे, इसको सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, इसको एक्स कोऑर्डिनेट ले लीजिए, एक्स एक्सिस, और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, वाई एक्सिस मानिए, क्योंकि 2 डायमेंशन में है। और यहाँ पे 3, आप देखो यहाँ पर क्या है, ये कंटिन्यूअस मासेज है, लेकिन हम लोग इस आर्गुमेंट पर ये जो तुमको बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है, इसका मास क्या होगा, 1 kg होगा, तीनों का एक kg हो जाएगा, 3 kg टोटल है और एक का स्ट्रिप बिल्कुल सिमिलर कटा हुआ है, तो ये तुमको तीनों का मास इक्वल हो जाएगा। तो इसका देखो यहाँ पे अब 3 पार्ट के लिए हो जाएगा, जैसे कि इसका जो सेंटर पे होगा, ये जो तुम्हारा बॉडी है, इसका मास अपने सेंटर पे होगा, तो इसका मास अपने सेंटर पे होगा, तो यहाँ पर होगा, इसका मास हो गया 1 kg मास एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका सेंटर का,
ये तुम्हारा इसका जो सेंटर है दैट इज C1 कह सकते हैं, एक मास का। C1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट में जाइएगा तो ये मिडिल में जाएगा, इधर भी y में जाएंगे मिडिल में, तो इसका मिडिल होगा 0.5 और कॉमन 0.5 होगा। अब यहाँ आइए, ये जो दूसरा जो तुम्हारा पार्ट है इसका भी मास क्या होगा, इसका भी मास अपने सेंटर पे होगा। ये दूसरा भी क्या होगा तुम्हारा, ये दूसरा, ये तीसरा, सॉरी ये तुम्हारा था फर्स्ट यहाँ है तुम्हारा, चलिए ये C2 कर दिए, तो इसका जो तुमको यहाँ से लेंगे, ओरिजिन यहाँ है तुम्हारा, तो ये 1.5 हो जाएगा। इसका जो x कोऑर्डिनेट है तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये गलत लिखा गया, ये 1 + 0.5, 1.5, y कोऑर्डिनेट 0.5 रहेगा। अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इसकी आई है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुमको, इसका ये जो तुमको है बीच में आएगा, ये एक भी 1 kg का होगा 0.5, 0.5, और ये जो मास होगा तुम्हारा, ये जो ऊपर वाला होगा इसका क्या हो जाएगा, इसमें देखो x कोऑर्डिनेट तुम्हारा तो 0.5 पर ही रहेगा, मिडिल में रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना जाएगा तुम्हारा 1.5, ये 1 और प्लस 0.5 इसके मिडिल में। तो अब तुमको ये 3 पार्ट मास में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये 3 मास हो गया, और प्रत्येक का x और y कोऑर्डिनेट हमको पता है। 3 मास हो गया, एक यहाँ पर 1 kg का जिसका कोऑर्डिनेट है 0.5, 0.5 पर है। दूसरा मास हो गया इसी के सामने जस्ट हो गया, जैसे 1 kg का ये भी है, ये तुमको हो गया 0.5 और 1.5, और तीसरा मास यहाँ है जिसका है ये भी 1 kg का है, ये हो गया तुमको 1.5 मीटर और 0.5 मीटर। तो ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से निकल जाएगा तुम्हारा। तो XCM क्या हो जाएगा देखो, m1x1 मतलब 1 kg इंटू 0.5 प्लस 1 kg इंटू ये तुम्हारा 1.5 x कोऑर्डिनेट में, प्लस 1 इंटू तीसरा पार्ट जो ऊपर वाला 0.5 बाय 1 + 1 + 1, तो 1 इंटू 0.5 दैट इज 0.5, 0.5 1.1 हो गया, और 1 प्लस क्या होगा तुमको 1.5, 2.5 बाय 3 मीटर, 2.5 बाय 3 मीटर, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। तो YCM अब निकाल के देखते हैं। पहला का क्या होगा तुमको 0.5 है, 1 इंटू 0.5, दूसरा का भी 2 इंटू 1 इंटू 0.5 ही है y कोऑर्डिनेट, तीसरा का जो है तुमको 1 इंटू 1.5 है। 1 to 3 में खैर आगे पीछे हुआ होगा तुमको, तो दोनों का तो यही हो गया तुम्हारा, सेम ही रहेगा। तो ये कितना होगा तुमको 1 इंटू 1.1 प्लस 1.5, 2.5 बाय 3 हो गई है। तो ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या निकल गया, इसका निकल गया। तो इसमें क्या होगा तुमको बहुत सा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन 3 पार्ट के लिए में बाद में ये क्या होगा तुमको सबका अपने अपने इंडिविजुअल सेंटर पे था मास, और पूरे सिस्टम का सेंटर मास इसका हम लोग कैलकुलेट क्या कर पाए। अब जहां तक कि रहा तुमको सिस्टम का, जैसे तुम्हारा है जो कि अभी तक जितना था तुमको, ये जो एनसीईआरटी बुक में तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का चर्चा यहाँ तक ही दिया हुआ है, उसका मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलग है, लेकिन ये तुमको सेंटर ऑफ मास निकालने का। अब जैसे कि कुछ कंटिन्यूस बॉडी है जिसके कि हम लोग सिमेट्री के आधार पर नहीं निकाल पाएंगे, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग को इंटीग्रेशन करके उसको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो उसका जो है तुमको अलग से लेक्चर उसका लिया जा सकता है। तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में जो तीनों एग्जाम्पल थे और ये सेंटर मास को बनाने का जो तरीका है जितना, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है इतना, उसके बाद एनसीईआरटी बुक से तुम जो है इसको क्या करते हो, सेंटर मास को बना सकते हो। और ऐसे और आगे बुक में जैसे तुमको दिया हुआ है जो कि मास डिस्ट्रीब्यूशन को इंटीग्रेशन करके तुम कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन को करना है, तो उसके लिए अलग से हम लेक्चर जो है तो इसके जस्ट बाद के लेक्चर में हम लोग उसको शामिल करेंगे। तो आज के लेक्चर में सेंटर ऑफ मास में इतना ही हम लोग करते हैं। और तुमको जो भी किसी को प्रॉब्लम हो, कोई भी जो राइस्टूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे लेक्चर्स हमारे वीडियो लेक्चर देखे जा सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के। कोई भी क्वेश्चन बनाने में अगर आपको समस्या हो रही है, कोई भी पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी बोर्ड के आप स्कूल के एग्जाम 11 में पढ़ाई कर रहे हो या तुमको जेईई मेंस एडवांस इन सबों की तैयारी करते हो नीट की, तो अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है इंजीनियरिंग मेडिकल के प्रिपरेशन में भी, तुम कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये सब तुम्हारा राइस्टूल ऐप पर हमारा मिल जाएगा। तुम कभी भी संपर्क करके हमसे मदद क्या कर सकते हो, पढ़ाई में किसी भी प्रकार का हेल्प लेना हो तो हमसे मदद क्या कर सकते हो, ले सकते हो। और जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हो, फिजिक्स वगैरह में काफ़ी न्यूमेरिकल होते हैं जो कि स्टूडेंट को दिक्कत भी आते हैं, कंसेप्ट क्लियरेंस में प्रॉब्लम होती है, या केमिस्ट्री है, मैथ है, तुम कभी भी संपर्क कर सकते हो। और हमें जाहिर है कि तुम्हें जो मेंटर के रूप में भी तुम चूज कर सकते हो और पर्सनली भी गाइड के रूप में हमसे संपर्क कर सकते हो। जिस साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।